हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते दोस्तों। आज है दिसंबर 17, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। आज नंबर ऑफ टॉपिक्स थोड़े कम हैं। आज पेपर में पढ़ने में बहुत मजा नहीं आया, लेकिन खोद खोद के जो है आपके लिए मैं कुछ टॉपिक यहाँ पे लेके आया हूँ। देख लेते हैं आज कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मिला है भैया केरला में 5 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, और उसके अलावा एक दो और भी मिला है, वो थोड़ा देखेंगे। एक्चुअली इंडिया में टोटल 9 प्रोडक्ट्स को जो है वो जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग हमेशा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, खासकर प्रीलिम्स के लिए। तो ये देखने वाले हैं क्या क्या है वो मामला पूरा। उसके अलावा ट्रेड डेफिसिट को लेकर एक छोटा सा आर्टिकल है, बताऊंगा आपको ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, रूपी को की जो वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती है वो कैसे इससे रिलेटेड होती है। उसके अलावा आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने का जो सरकार का प्रोजेक्ट है और जो बिल भी पास किया गया है उसके बारे में कुछ थोड़ा बात कर सकते हैं। उसके अलावा 2500 मतलब 2500 पुराना एक फॉर्मूला था संस्कृत का, उसको डिकोड कर दिया गया है फाइनली, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उसके अलावा जापान ने अपनी डिफेंस पॉलिसीज को थोड़ा सा रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना से लगातार उसको थ्रेट मिल रहा है, थोड़ा इसके बारे में बात कर सकते हैं। और एक छोटा सा, कोई खास दमदार नहीं है, इलेक्टोरल विक्ट्री के बारे में एक एडिटोरियल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, आपका मन करे, पर देख सकते हो तो थोड़ा देख भी लेना, ठीक है। और कुछ खास इसमें मुझे लगा नहीं। फ्रंट पेज में क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ यहाँ पे भी है नहीं खास। देखिए भाई, एक तो बिलावल्स कमेंट ऑन द मोदीज अनसिविलाइज्ड। देखिए अभी आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही थी और इंडिया से उस समय प्रेसिडेंट है। तो यार वो सारी जो सारी दुनिया को पता, हम तो वही बोल रहे हैं, है ना, कि पाकिस्तान इज द एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म। सबको पता है ये, है ना, कोई नई आवाज तो है नहीं। पाकिस्तान से जो टेररिज्म ओरिजिनेट होता है भाई, उसके सबूत दुनिया में हर जगह है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं है। मुंबई, न्यूयॉर्क, पुलवामा, पठानकोट, लंदन, हर जगह पे टेररिस्ट अटैक होता है ना, उसका कहीं ना कहीं लिंक या वो फाइनेंशियली होगा या वो मटेरियलिस्टिक होगा, वो आपको पाकिस्तान से दिखेगा। अरे भाई, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन मारा गया पाकिस्तान में, वो भी मिलिट्री कैंप के पास में। तो और आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हो पाकिस्तान से। तो जब हम लोगों ने इस तरह की चीजें बोली तो पाकिस्तान के भाई बिलावल भुट्टो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनके पिताजी प्रेसिडेंट रहे और करप्शन के केस में जेल में भी गए, तो करेक्टर्स तो उनके ऐसे हैं ही। तो उन्होंने भी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ में कुछ कुछ बोला है यहाँ पे, तो जिसके खिलाफ में जो है इंडिया ने उसके ऊपर अटैक किया है कि अनसिविलाइज्ड है, इवन पाकिस्तान के हिसाब से भी अनसिविलाइज्ड है वो, सोच के देखिए। तो ऐसे कुछ कुछ बातें वहाँ पे हो रही हैं। 26/11 का अटैक किया गया, हाफिज सईद, मसूद अजहर, सज्जाद मीर, भैया सब खुले में घूम रहे हैं। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट जिसने करवाया दाऊद इब्राहिम, वो पाकिस्तान में खुले में घूम रहा है। तो पाकिस्तान की तो सबको पता है कि क्या हालत है उसकी। तो ये बातें थोड़ी बहुत चीजें बातें वहाँ पे हो रही हैं। हुच टोल राइजेस टू 30। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि 50 से 60 लोग मरे हैं जहरीली शराब पीने से बिहार के अंदर। आपको पता है बिहार में जो अल्कोहल है, जो लिकर है, वो बैन है, दारूबंदी है वहां पे, फिर भी लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के पी ही रहे हैं। तो नकली दवाई जो दारू जो बनाई जाती है, अब उसमें कोई स्टैंडर्ड तो मेंटेन होता नहीं, कोई क्वालिटी तो मेंटेन होती नहीं, तो वो जहरीली शराब बनाई गई, लोगों ने उसको पिया और 50 से 60 लोग मर गए हैं। सरकारी आंकड़ा भी 30 का है। तो कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई इनको 10 लाख रुपए जो है वो कंपनसेशन के तौर पे दिया जाए। बिहार के इस समय जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश जी, उनका कहना है कि देखो भाई, हम लोग किसी को भी कंपनसेशन नहीं देंगे, क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो इलीगल है। तो इलीगल काम करते हुए अगर आपकी जान चली जाती है तो कोई भी कंपनसेशन नहीं बनता है। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि शराब पीने से मृत्यु होती है, आप क्यों पी रहे हो? कंपनसेशन की तो आप उम्मीद ही मत करिए, इवन आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये कुछ कुछ चीजें उन्होंने बोली हैं। बाकी आप अपना विचार बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है, कंपनसेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, या फिर वहां पे जो इलीगल एक्टिविटी, देखिए कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार तो है, क्योंकि सरकार को पता होता है ना यार कि कहाँ पे इलीगल शराब बनाई जा रही है, नहीं बनाई जा रही है, वो सब करप्शन में वो सारा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार अगर पहले से स्टेप लेती, राइट, प्रॉपरली मॉनिटर करती, उनको बंद करती, सजा देती, कुछ ना कुछ करती, तो ये नौबत ही ना आती। और ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा बिहार में, पहले भी ऐसा कितनी बार हो चुका है, राइट। तो वो सरकार का भी फेलियर तो है यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जहां तक कंपनसेशन की बात है, वो भी आगे देखना रहेगा कि अपोजिशन के दबाव में कंपनसेशन देते हैं नहीं देते हैं। फिलहाल तो उन्होंने ये कहा है कि भाई कोई कंपनसेशन हमारी तरफ से तो बनता नहीं है। काशी तमिल संगम हो रहा था अभी, आपको पता है अच्छे से, 30 डेज तक ये चला, जिसमें तमिलनाडु और काशी मतलब बनारस, ठीक है, यहीं की कई ऑर्गेनाइजेशंस ने
मिलजुल के इसको किया था, और कैसे हमारी एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री में तमिलनाडु और काशी आपस में जुड़े रहे। आदि शंकराचार्य जी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, कैसे आदि शंकराचार्य जी ने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इंडिया को एक आपस में जोड़ा, एक कल्चरल यूनिफिकेशन किया हमारी कंट्री का। तो कुछ कुछ बातें यहाँ पे की गई हैं। बेसिकली 30 डेज के बाद अब ये खत्म हो गया, इसका समापन समारोह हो रहा था, ठीक है। तो उसमें जो है वो अमित शाह जी ने कुछ कुछ बातें यहाँ पे बोली हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है कि हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, हमारी जो मदर टंग है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, और जो टेक्निकल कोर्सेज हैं जैसे बीटेक वगैरह हो गया, या फिर लीगल एजुकेशन हो गया, वो मेडिकल हो गया, वो सब तमिलनाडु मतलब तमिल लैंग्वेज में भी उसको दिया जाना चाहिए। तो बस इनका ये कहना है कि हर स्टेट को अपनी मदर टंग के हिसाब से टेक्निकली और एजुकेशन में उसका मदर टंग का यूज किया जाना चाहिए। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं वहां पे। बाकी आपके लिए रोज हम लोग एनालिसिस लेके आते हैं, तो एक डेफिनेटली एक लाइक और गुड मॉर्निंग तो आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। जिस टाइम भी आप एनालिसिस देख रहे हो उसके हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंस को दिखा सकते हो, अटेंडेंस लगा सकते हो। उसके अलावा जनवरी में अगले ही महीने हम लोग अपना नया फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट को जाकर विजिट करिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिला हुआ है उसके ऊपर क्लिक करिए। ये हमारा 3rd बैच होने वाला है, 2 बैच ऑलरेडी बहुत जबरदस्त चल रहे हैं। चलिए पहला टॉपिक है, देखिए भैया क्या कहता है कि 5 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ केरला गेट जीआई टैग टेकिंग द टोटल काउंट टू 17। तो केरला के अंदर इस समय 17 हो गए हैं। वैसे अगर पूरे इंडिया के हिसाब से बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा कर्नाटका में जीआई टैग्स हैं, ठीक है, कर्नाटका। दूसरे नंबर पे जो है वो तमिलनाडु आता है। तो कौन को किस किस को मिला है आप देख सकते हो यहाँ पे। अट्टापडी आवारा, ये बीन्स होती हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाली बीन्स। उसके अलावा एक आता है अपने पास थुआरू, ये रेड ग्राम है, ठीक है। उसके अलावा आता है आपके पास इल्लू, ये सीसम होती है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप। उसके अलावा जो है यहाँ पे गार्लिक की भी एक वैरायटी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मेलन जो है, ये आपको नजर आ रहा होगा मेलन, ये इनको जीआई इंडिकेटर जो है फाइनली वो दे दिया गया है। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी कुछ क्वालिटीज आपको जाननी है तो डेफिनेटली जान सकते हो। देखो वैसे तो आई डोंट थिंक सो प्रीलिम्स के लिए वो इतना डिटेल में जाएगा कि एक एक की आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा वो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, वो ये पूछ सकता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर जीआई टैग है कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। इस तरह के सवाल यूजुअली आते हैं जीआई टैग से, डिटेल में नहीं प्रोडक्ट से वो कभी भी जाता है, बट यू नेवर नो। इसलिए मैंने एक दो पॉइंट आपके यहाँ पे डाल दिया है कि भैया जो अट्टापडी आवारा जो है ये एक जो है गोट्स हॉर्न जैसा जो है वो इसका इंडिकेट होता है। मतलब आप ये अगर देखो इसमें तो ये जो है इसके अंदर एंथोसाइनिन कंटेंट काफी ज्यादा होता है, ठीक है। ये बीन्स होती हैं, ठीक है, एंथोसाइनिन कंटेंट इसके अंदर ज्यादा होता है, जिसका बेनिफिट आपको मिलता है कार्डियोवास्कुलर जो मतलब हार्ट के जो डिसीज होते हैं वो उसके खिलाफ सही रहता है। बाकी कैल्शियम प्रोटीन कंटेंट भी इसके अंदर अच्छा खासा होता है। ये स्पेशल टाइप की बीन्स होती हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको देख सकते हो। उसके अलावा आपके पास जो है वो थुआरा भी आता है, ठीक है। ये दी जाता सीड विद द वाइट कोट, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको भी पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये भी ग्राम्स होती हैं, और ये ग्राम्स थोड़ी सी नॉर्मल ग्राम से थोड़ी बड़ी होती हैं साइज में, ठीक है। इनका वेट भी थोड़ा ज्यादा रहता है, और आप इसको एज अ वेजिटेबल, एज अ दाल जो है यूज कर सकते हो। प्रोटीन काफी, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर वगैरह कुछ अच्छा होता है इनके अंदर। फिर एक अपने पास गार्लिक भी आया है। इस गार्लिक के अंदर भी जो है वो सल्फाइड्स और फ्लोवनाइड्स कंटेंट काफी अच्छा रहता है, जो कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन से हमें बचाता है, ब्लड शुगर से बचाता है, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल को जो है वो कंट्रोल करता है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं यहाँ पे। उसके अलावा जो एक अपने पास एलू भी है, एलू, ठीक है। ये एक सीसम टाइप का रहता है, सीसम होती है बेसिकली जिसे ऑयल निकाला जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के अंदर होती हैं। उसके अलावा एक मेलन होता है ये, ठीक है, मेलन जिससे जूस बनाया जाता है और जूस पिया जाता है, ठीक है। ये कुछ कुछ चीजें हैं यहाँ पे। बाकी इन 5 प्रोडक्ट के अलावा और भी जैसे आसाम का गमोसा, इसको भी जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र का जो व्हाइट अनियन है इसको भी मिला है। लद्दाख का जो कार्पो जो एप्रिकॉट है इसको भी मिला है। ये पिक्चर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये लद्दाख का एप्रिकॉट है, सॉरी ये तो महाराष्ट्र का व्हाइट अनियन है, ये एप्रिकॉट है, और ये है गमोसा, जिसे हम लोग कई बार गमछा भी बोलते हैं। तो बेसिकली उसको आसाम में गमोसा बोला जाता है, इसे लोग पहनते हैं अपने गले में, और काफी देखने को मिलेगा अगर आसाम में कभी जाते हो तो। इनको भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो जीआई टैग होता क्या है आपको मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। ये एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है, और जो किसी खास ज्योग्राफिकल एरिया से
एसोसिएटेड होता है, मतलब वो दूसरी जगह पे प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। उसकी खास एक यूनिकनेस होती है, इसलिए उसको जीआई टैग दिया जाता है। आपको एक और बताता चलूं कि ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को नहीं मिलता है, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को ही मिलता है। एक तो बात आपको ये पता होनी चाहिए। और जीआई टैग जब दिया जाता है तो मतलब लीगल तौर पे आपको प्रोटेक्ट किया गया है। कहीं और जो है आदमी सेम प्रोडक्ट को बना के उसको मार्केट में नहीं बेच सकता। अगर आपके प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है तो सिर्फ आप ही उसको बेच सकते हो, मतलब आपके रीजन के अंदर जो लोग उसको प्रोड्यूस करते हैं वो उसको बेच सकते हैं। तो शुरुआत में 10 साल के लिए मिलता है, बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। और चेन्नई में जो है भैया इसका हेडक्वार्टर है। हमारे पास ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स ऑफ गुड्स 99 का एक्ट है, जिसके तहत ये सारी चीजें होती हैं। डब्ल्यूटीओ के अंदर भी जो ट्रिप्स होता है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसके तहत इसको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जीआई टैग जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। अब आपको पता ही होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो क्या होती है। जैसे मेरे हाथ में मेरा जो है इस समय मोबाइल फोन है, तो मोबाइल मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो मैंने पैसा देके खरीद रखी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब वो प्रॉपर्टी होता है जो आप अपने दिमाग से बनाते हो, आप अपने इंटेलेक्ट से बनाते हो, अपने इंटेलिजेंस का यूज करके बनाते हो, है ना, वो होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे आपने कोई बुक लिखी, या आपने कोई म्यूजिक बनाया, या आपने कोई मशीन बना दी, आपने कोई दवाई बना दी अपने दिमाग का यूज करके, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्चुअली प्रोटेक्ट की जाती है लीगल तौर पे, ताकि आपके प्रोडक्ट का कोई और मिसयूज ना कर सके और अपने लिए कमर्शियल यूज ना कर सके। ये आपको प्रोटेक्शन क्यों दी जाती है? वो इसलिए प्रोटेक्शन दी जाती है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इंस्पायर्ड हों नई नई डिस्कवरीज करने के लिए, इसलिए आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। भैया अगर अगर आपका प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो लोग नया डिस्कवरी करेंगे ही नहीं। उनको पता है भाई तुम इतना मेहनत करोगे, पैसा खर्च करोगे, कोई और मिसयूज कर लेगा, इसलिए प्रोटेक्ट किया जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। लोअर कमोडिटी प्राइसेस टू हेल्प नैरो ट्रेड डेफिसिट एड रूपी। एड रूपी मतलब रूपी को स्ट्रोंग करेगा, उसकी हेल्प करेगा, और ट्रेड डेफिसिट को नैरो करेगा। क्या करे, नैरो करेगा लोअर कमोडिटी प्राइसेस। कमोडिटी प्राइसेस तो आपको समझ में आएगा क्या होता है भैया, जो सामान होता है बेसिकली, है ना, जो गुड्स होते हैं उन्हें कमोडिटी कहते हैं। तो इनका प्राइस अगर लो हो जाएगा तो हमारे ट्रेड डेफिसिट को कम करेगा। अब ये ट्रेड डेफिसिट होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए हम दूसरी कंट्री के साथ इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, है ना। कुछ सामान हमें चाहिए इंपोर्ट कर लेते हैं, कुछ सामान उनको चाहिए हमारे से, वो लोग हमसे मांग लेते हैं तो हम उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो कोई भी कंट्री जो है सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है 100%। हर किसी को ना किसी किसी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमारे गांव में हमें पड़ोसियों की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप इंपोर्ट ज्यादा करते हो और एक्सपोर्ट कम करते हो तो उसे बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि आपकी कंट्री से पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है और अंदर कम आ रहा है ना। खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, इनकम कम हो रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट से इनकम होती है और इंपोर्ट से खर्चा होता है। तो उसे हम लोग ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, व्हेन इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स। अब ये होता है थोड़ा सा खतरनाक, मतलब खतरनाक, बहुत खतरनाक तो नहीं है, खैर ट्रेड डेफिसिट कोई ऐसी बहुत बड़ी इशू नहीं है। ट्रेड डेफिसिट से ये पता चलता है भाई आपके लोगों की जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है। अरे तभी तो आप इंपोर्ट कर रहे हो ना, लोगों के पास पैसा आ रहा है, वो डिमांड कर रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट ये भी शो करता है कि लोगों की परचेसिंग पावर इंक्रीज हो रही है, तभी तो लोग वो इंपोर्ट कर रहे हैं। उनका अरे भाई खर्चा करने की औकात है तभी तो खर्चा कर रहे हो ना। तो ट्रेड डेफिसिट ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इसके अंदर कुछ कुछ चीजें खराब भी हो जाती है, वो आपको बताऊंगा अभी क्या होता है। ठीक है, तो करंट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब इनसे रिलेटेड होता है, वो थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हो। इसे नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कह सकते हैं आप थोड़ा सा। तो देखिए क्या कहता है वो, व्हेन देन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अकाउंट हैज नेगेटिव इंपैक्ट इट्स सेड टू बी ट्रेड डेफिसिट। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि ट्रेड डेफिसिट के इंपैक्ट क्या होते हैं। कुछ इंपैक्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ इंपैक्ट नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड डेफिसिट अगर होता है, आप ज्यादा इंपोर्ट करते हो, तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। इससे ये पता चलता है दैट पीपल आर हैविंग नाउ मोर कैपेसिटी टू परचेज न्यू थिंग्स। ठीक है, आपने बात मान लिया, बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि भाई अगर आप फाइनल गुड को इंपोर्ट करते हो देन इट्स अ बैड थिंग। अगर आप इंटरमीडिएट गुड को अगर इंपोर्ट करते हो देन इट्स अ गुड थिंग। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बात बोल दी आपने। देखिए आपको एक मोबाइल फोन चाहिए, ठीक है, आपने मोबाइल फोन को इंपोर्ट किया तो वो एक फाइनल प्रोडक्ट है, वो आपकी कंट्री में नहीं बना है, आपने चाइना से इंपोर्ट किया है। उस केस में हाई इंपोर्ट्स आर बैड, क्योंकि जब चाइना से आप प्रोडक्ट ले रहे हो तो चाइना को आपको डॉलर में पैसा चुकाना पड़ेगा, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कम होगा। बट अगर आप इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ले रहे हो, मतलब मोबाइल फोन आप अपनी कंट्री में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हो, लेकिन उसके लिए जो डिस्प्ले आप चाइना से मंगवा रहे हो, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, देन इट्स अ गुड थिंग।
क्योंकि आप खुद डिस्प्ले नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, चाइना से मंगवा लो, जापान से मंगवा लो, फोन तो अपने घर में बना रहे हो ना। तो ये इस सेंस में अच्छा होता है। इंडिया में समस्या ये है कि भाई हम लोग ज्यादातर फाइनल गुड्स को ही बाहर से मंगवाते हैं, इंटरमीडिएट को थोड़ा कम मंगवाते हैं। हालांकि चीजें भी थोड़ा चेंज हो रही हैं कोविड के बाद से थोड़ा खासकर, बट ठीक है। मतलब अगर आपने मोबाइल का एग्जांपल लिया है तो सरकार ये कहते हैं कि इस समय इंडिया में 97% मोबाइल इंडिया में ही प्रोड्यूस होते हैं, जो हम लोग खुद इंडिया में यूज करते हैं। आईफोन वगैरह को छोड़ दो, थोड़ा आईफोन भी एक्चुअली इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इसका जो प्रो मॉडल्स होते हैं वो अभी तक इंडिया में प्रोड्यूस होने शुरू नहीं हुए हैं, और इसलिए प्रो मॉडल्स इतने महंगे हैं। खैर, तो ये इम्पैक्ट हो गया वो आपको पता चली गया है। तो इससे होता क्या है, लोकल करेंसी जो आपकी डाउन चली जाती है, क्योंकि आपको डॉलर में पे करना पड़ता है अगर आप ज्यादा इंपोर्ट करते हो तो डॉलर कम होना शुरू हो जाता है। तो डॉलर कम होता है तो लोकल करेंसी आपकी डाउन चली जाती है। फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो आपकी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आप प्रोड्यूस तो करते नहीं हो। भाई उनको क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि आप इंपोर्ट ज्यादा करते हो तो बेनिफिट किसको होगा, चाइना को बेनिफिट होगा, क्योंकि फैक्ट्री तो वहां पे लगी हुई है। तो आपकी कंट्री में जो है कम जॉब क्रिएट होंगी। हाँ, आप खुद प्रोड्यूस करोगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो वो कुछ कुछ चीजें हैं यहाँ पे। डिमांड फॉर इंपोर्टेड आइटम्स लीड टू द डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द लोकली प्रोड्यूस्ड आइटम। सीधी सी बात है भाई, एक आपका देसी मोबाइल है विदेशी कंपनी का, एक आपका विदेशी कंपनी का है, वो आपसे कम प्राइस में बेटर क्वालिटी दे रहा है, तो आप तो विदेशी सामान खरीदोगे ना, इंडियन क्यों खरीदोगे। कंज्यूमर को कोई देशभक्ति से मतलब नहीं है, कंज्यूमर को प्रोडक्ट से मतलब है। उसको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए सस्ते दाम में, चाहे वो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा हो, अमेरिका में, चाइना में, डजंट मैटर। कोई करोड़ों में एक ऐसा हो सकता है जो कम क्वालिटी वाला घटिया सामान भी लेगा, जो लोकल होने के बावजूद भी। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात है, कंज्यूमर्स की, ऑल ओवर द वर्ल्ड। कंज्यूमर से हमेशा सिर्फ एक ही चीज देखता है, चाहे अमेरिका में रह रहा हो, इंडिया में, चाइना में, फिलीपींस में, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट इन लोअर प्राइसेस। ठीक है, तो अगर आप लोकल प्रोडक्ट की आपकी जो, अगर आप बेटर टेक्नोलॉजी यूज नहीं करोगे तो आपका लोकल प्रोडक्शन भी जो है यहाँ पे कम हो सकता है, फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं, आपको लॉस हो सकता है। तो ये कुछ इम्पैक्ट होता है ट्रेड डेफिसिट का। हालांकि ये काफी बड़ा टॉपिक है, तो आपसे मैं को सजेस्ट यही करूंगा कि आप इसको जाके आराम से पढ़ें, अपने नोट्स वगैरह बनाएं, आपकी जो बेसिक बुक्स हैं इकोनॉमी की वो पढ़ें, एनसीईआरटी से शुरुआत करें, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। लिंकिंग ऑफ आधार एंड इलेक्टोरल आईडी इज वॉलंटरी। तो हमारे भैया लॉ मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने अभी लोकसभा में कहा है कि भैया जो लोग करवाना चाहें करवाएं, जो लोग नहीं करवाना चाहते वो ना करवाएं। ऐसा कोई कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी एक्चुअली कुछ हो रहा है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि आप ये आधार से वोटर आईडी को लिंक करवाइए, नहीं तो आपका वोटर आईडी कैंसिल हो जाएगा। ऐसी कई सारे रिपोर्ट और स्टिंग ऑपरेशन भी हुए हैं, बट उसको छोड़ दें अगर, तो उन्होंने कहा है कि वॉलंटरी है। लेकिन इसका पर्पज क्या है, पर्पज ये है कि भाई जो लोग फेक वोटर आईडी लेके घूम रहे हैं उनको रोकेंगे हम लोग। तो 2021 में लास्ट ईयर इस बिल को पास किया गया था। तो फेक आईडीज को रोकना है, ठीक है। और कई लोग ऐसे होते हैं, वो दिल्ली की, उनके पास दिल्ली का भी है, हरियाणा का भी है, पंजाब का भी है, कई कई जगह वोटर आईडी कार्ड होते हैं। तो ये जो डुप्लीकेशन ऑफ वोटर आईडी होता है भाई, इसको भी रोकना है। तो ये कुछ कुछ जो है सरकार ने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बताए थे। अमेंडमेंट के बारे में थोड़ा मैंने, ये पुराना आर्टिकल है काफी, ये मतलब 2-3 महीने पुराना आर्टिकल है, तब काफी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था इसके बारे में, ठीक है। तो मल्टीपल एनरोलमेंट को रोकने का सबसे बड़ा यहाँ पे कारण है, वो सरकार ने कहा है। तो बेनिफिट क्या होगा अगर वोटर आईडी कार्ड आधार को लिंक कर देंगे हम लोग, तो बेनिफिट तो आपका जैसे मैंने बता ही दिया, वही बेनिफिट है कि फेक जो है चीजें रुकेंगी, जो फ्रॉड हो रहा है वो यहाँ पे रुक सकता है। और ये जो नया कानून है वो बेसिकली जेंडर न्यूट्रल भी बना दिया गया है, ठीक है। इसमें मेल फीमेल जो खासकर जो हमारे सर्विस वोटर्स होते थे, जो मतलब आर्मी में होते हैं, डिफेंस फोर्सेज में होते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से इसको अभी जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है। पहले वहाँ पे मेल्स को प्रेफरेंस दिया जाता था। तो ये कुछ कुछ चीजें यहाँ पे हुई हैं। उसके अलावा लेकिन चैलेंज भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। अब भैया हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसका सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि गवर्नमेंट जो है वो आपको ट्रैक कर सकती है। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड अगर लिंक है, तो गवर्नमेंट आधार कार्ड से आपको ट्रैक कर सकती है ना, क्योंकि वोटर आईडी में आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ होता है, आधार में भी होता है। तो गवर्नमेंट को ये पता चल जाएगा कि भाई ये पर्टिकुलर जो आदमी है वो सर्विसेज सरकार की ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो ट्रैकिंग की जा सकती है, जो कि आपकी राइट टू प्राइवेसी को भी थोड़ा खतरा रहता है। उसके अलावा इसके अंदर एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर किसी आदमी के आधार कार्ड को कैंसिल कर दिया गया, मतलब लिंक नहीं हुआ और आपका वोटर आईडी जो है वो कैंसिल कर दिया गया, तो इसमें जिसका वोटर आईडी कैंसिल हुआ है उसके खिलाफ कोई भी रेमेडी नहीं है। मतलब वो कहीं पे भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो सरकार जिसका मर्जी चाहे वोटर आईडी कैंसिल कर सकती है। लीगल तौर पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिला है वोटर्स को। दूसरी चीज,
दूसरी चीज ये है कि भाई जो आपका वोटर आईडी है वो आपका सिटीजनशिप का प्रूफ है, लेकिन आपका जो आधार है वो तो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तो अब दोनों को लिंक करके आप ये कैसे कह सकते हो कि फेक जो है वोटिंग को आप रोक दोगे। अब मान लो कोई बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट है, आधार कार्ड तो उसके पास भी है लेकिन उसके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे फेक वोटिंग को रोकोगे, इसके बारे में सरकार कुछ ज्यादा यहाँ पे बोल नहीं पा रही है, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं मेरे ख्याल से बोलने को। दूसरी बात यह है कि भाई जो वोटर आईडी कार्ड है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज होता है, और जो अपना आधार है वो यूआईडी के द्वारा होता है। यूआईडी जो है वो एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आप दोनों को कैसे मर्ज करोगे, तो इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो ये कुछ कुछ चैलेंजेस तो हैं। पुराना सा आर्टिकल है ये, मेरे को नया नहीं है, थोड़ा इसको पढ़ लेना आप अच्छे से, है ना, एक दो बार समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा गूगल भी कर सकते हो, कुछ ना कुछ अच्छा आर्टिकल मिल जाएगा आपको बेटर। इंडियन एक्सप्रेस में काफी एक अच्छा आर्टिकल आया था इसके बारे में, ठीक है, वो पढ़ सकते हो। चलिए जी, 2500 ओल्ड पजल सोल्ड बाय द इंडियन स्टूडेंट। ये बड़ी अच्छी बात है कि भैया इंडियन स्टूडेंट ने ही इसको सोल्व किया है। अगर कोई और करता तो फिर वो क्वेश्चन खड़े हो जाते कि यार ये तो इंडियन डिस्कवरी थी, ये था वो था, है ना। तो ऋषि राज पोपट नाम है इनका, और ये अपनी पीएचडी कर रहे थे भाई, और पीएचडी की थीसिस में इन्होंने इतनी बड़ी डिस्कवरी की है। मतलब जिस डिस्कवरी को करने के लिए लोग 2500 साल 2500 ईयर से लगे हुए थे और नहीं कर पा रहे थे, वो इन्होंने करके दिखा दिया सिर्फ 8 से 9 महीने में। समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है ये। मतलब 2500 सालों में देखो कितने स्कॉलर्स आए होंगे, बड़े बड़े दिमाग हुए होंगे लोगों में, लेकिन फिर भी वो एक कोड को सोल्व नहीं कर पाए। वो कोड किसका है, वो कोड है पाणिनि। पाणिनि जी ने जो है 500 बीसी में, पाणिनि जी को पता है आपको, इनको कहा जाता है फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स, फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर भी कहा जाता है इनको। तो पाणिनि जी ने एक बुक लिखी थी, अष्टाध्यायी कहा जाता है उसको, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के अंदर ग्रामर के रूल्स हैं, संस्कृत ग्रामर के रूल्स हैं, बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज की ग्रामर के रूल्स हैं। और ये रूल्स ये कहते हैं कि कुछ जैसे जैसे एक होता है सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स, है ना। किसी वर्ड के सामने प्रीफिक्स लगाया जाता है। जैसे मैं आपको बोलूं माल न्यूट्रिशन, एक वर्ड है, मैंने मान बोल दिया, इसमें जो MAL होता है ये प्रीफिक्स होता है। MAL का मतलब होता है समथिंग बैड, समथिंग नेगेटिव। तो जिस भी वर्ड के आगे ये MAL लगता है मतलब वो उसका नेगेटिव हो जाता है। इसी तरह से संस्कृत के अंदर भी प्रीलिम्स प्रीफिक्स होते हैं और सफिक्स होते हैं। तो पाणिनि जी ने रूल बनाया था कि आप इन कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करके एक ही वर्ड से मिलियंस ऑफ वर्ड्स बना सकते हो, और उसमें बहुत बार कन्फ्लिक्ट भी होता है, क्योंकि एक ही टाइप का प्रीफिक्स के अलग अलग मतलब हो सकते हैं संस्कृत में, एक ही तरह के सफिक्स के अलग अलग मतलब हो सकते हैं संस्कृत में। तो कौन सा कोड कहाँ यूज करें, कैसे करें, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। और पाणिनि जी खुद चाहते थे कि वो मिस्ट्री बनी रहे, और बहुत सारे लोगों ने डिकोड करने की कोशिश की। जैसे वो डिकोड करते थे हर बार कन्फ्लिक्ट हो जाता था। एक प्रीफिक्स का मतलब कहीं कुछ और होता है, उसका मतलब कहीं कुछ और होता है। तो वो इतना कॉम्प्लेक्स था। कुछ लोगों ने कहते थे कि भाई ऐसा कोई रूल ही नहीं है, वो तो पाणिनि जी जो मन के अपने हिसाब से बना दिया। बट फाइनली इन्होंने उसको डिस्कवर किया है, और वो पूरी प्रोसेस क्या है वो अपने को जानना नहीं है, कि थीसिस तो पढ़नी नहीं है अपने को इनकी। बट ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि पाणिनि जी की जो लैंग्वेज मशीन थी, ठीक है, उसको जो है इन्होंने डिकोड यहाँ पे कर दिया है। इनकी थीसिस का नाम है इन पाणिनि वी ट्रस्ट डिस्कवरिंग द एल्गोरिदम फॉर द रूल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन द अष्टाध्यायी। पाणिनि जी की ये जो लैंग्वेज मशीन है, मतलब ये जो उनके कोड्स हैं, इसको दुनिया का सबसे जबरदस्त इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी माना जाता है, कि 2500 सालों तक भाई कोई उसको डिकोड ही नहीं कर पाया, सोचने की बात है। बट फाइनली कर दिया है हमारे मिस्टर राज पोपट जी ने, और इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। तो ये बारे थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो आज जो है एंशिएंट हिस्ट्री से ही अपने पास 2 क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स के लिए। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर भी करें, ठीक है। विद रेफरेंस टू द स्कॉलर्स और लिटरेटर्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पाणिनि इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंगा, अमरसिम्हा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धना, एंड कालिदासा इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त टू। तो ये आपको पढ़ना है। दूसरा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, आप इसको भी जाके पढ़ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करें, ठीक है बच्चों। चलिए, जापान शेक्स अप इट्स डिफेंस पॉलिसी वॉर्न्स ऑफ द चाइना थ्रेट। देखिए भाई, जापान और चाइना, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर आप बात करें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले
जापान की बहुत बड़ी, चाइना की बहुत बड़ी टेरिटरी के ऊपर जो है वो जापान का कब्जा हुआ करता था, है ना। तो जापान एक्चुअली एनेक्स्ड चाइना मेनी टाइम्स इन हिस्ट्री। जापान वाज मच मच स्ट्रॉन्गर देन चाइना। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान हार गया तो चाइना ने अपनी टेरिटरी को वापस ले लिया। तो तब से लेके अभी तक दोनों के रिलेशन काफी खराब है पॉलिटिकली। हाँ, इकोनॉमिकली तो है वो पार्टनर, बट पॉलिटिकली रिलेशन खराब है। और वही इधर से आपका ताइवान भी आ जाता है। और ये कुछ ऐसे आइलैंड हैं जैसे शिंकाकू आइलैंड, दियावू आइलैंड, इन आइलैंड्स को लेकर जापान और चाइना के बीच में हमेशा क्लैश होता रहता है। उसके अलावा यहाँ पे जो है आपका नॉर्थ कोरिया है, इधर ताइवान है, ठीक है। तो ऊपर इसके रशिया भी आ गया। रशिया की जापान से कोई खास नहीं पड़ती है, क्योंकि वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है लड़ी रहे थे। तो जापान को जो है वो चारों तरफ से खतरा है देखा जाए तो। जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, इधर रशिया ने भी अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है इन वाटर्स में। नॉर्थ कोरियन ने तो पिछले 2 महीने में बहुत सारी मिसाइल्स को जापान के ऊपर से डाल दिया है इधर करके, एक्सपेरिमेंट के तौर पे। चाइना भी लगातार ताइवान को टेंशन दे रहा है, और चाइना बहुत बार अपने शिप्स को वो जापानीज वाटर में लेके चला जाता है। तो जापान हो गया भैया परेशान। तो जापान ने कहा कि भैया मैं अपनी डिफेंस पॉलिसीज को चेंज करूंगा और अपनी जीडीपी का 2% अपने डिफेंस के ऊपर खर्चा करूंगा 2027 तक। तो ये उन्होंने यहाँ पे कुछ कहा है। आपको बोलो सिरे तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, हर कंट्री को अधिकार है। पर जापान की पॉलिसी थोड़ी अलग है। देखिए, जापान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हार गया था, तो अमेरिका ने जो है जापान की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविजन डलवा दिया था, ये कह के कि जापान अपनी फोर्सेस को सिर्फ डिफेंसिव पर्पज के लिए रखेगा, ऑफेंसिव पर्पज के लिए नहीं रखेगा, ठीक है। और जापान की जो डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूएसए के पास है। यूएसए और जापान बहुत बड़े अलाइज हैं। इवन यूएसए की जो 7th फ्लीट है वो जापान में ही सिचुएटेड है। तो तो टोक्यो जापान के अंदर कई सारे अमेरिका के नेवल बेसिस वगैरह भी हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उसी की है। बट स्टिल, तो जापान, और वैसे जापान की अगर आर्मी डिफेंस को देखा जाए, तो मिलिट्री को देखा जाए, तो दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न एंड एडवांस। बट वो सिर्फ ऑफेंसिव पर्पज के लिए नहीं है, सिर्फ डिफेंसिव पर्पज के लिए। मतलब ये है कि जापान की टेरिटरी के आसपास 50 किलोमीटर के लगभग वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। किसी और उनके ऊपर मतलब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं है, सिर्फ शॉर्ट रेंज मिसाइल्स है। अगर जापान के ऊपर कोई मिसाइल आती है तो उसको 25 से 50 किलोमीटर के बीच में वो गिरा सकता है। लेकिन चाइना के पास तो भैया ऑफेंसिव भी है, डिफेंसिव भी है। तो बस इनका कहना है कि भैया थोड़ा आजकल इश्यूज बढ़ गए हैं। जापान का कहना है कि ताइवान की सुरक्षा का खतरा अगर होगा तो जापान की सुरक्षा को भी खतरा होगा। और ताइवान के ऊपर लगातार से चाइना इश्यूज क्रिएट करता रहता है, आपको अच्छे से पता ही है। तो वो सब मामला चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, ये कुछ कंट्रीज हैं, यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं, इधर ताइवान है, फिलीपींस हैं। ऑल दीज आर एक्चुअली अमेरिकन अलाइज, ठीक है, सब अमेरिकन अलाई हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो चाइना की जो एक्सेस है पैसिफिक ओशन तक, वो अमेरिका के द्वारा ब्लॉक हुई पड़ी है। और भी यहाँ पे इतने छोटे छोटे आइलैंड हैं पैसिफिक ओशन के अंदर जहाँ पे अमेरिकन नेवल बेसिस हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर हांगकांग में या शंघाई में अगर किसी ऊंची बिल्डिंग पे ऊपर खड़ा होकर अगर देखोगे पैसिफिक ओशन की तरफ, तो आपको अमेरिकन बेस नजर आएगा। तो चाइना वो चाहता है कि भाई वो पैसिफिक ओशन में थोड़ा सा खुल के घूमे, ठीक है। बस वो पूरा इशू है यहाँ पे। चलिए, आज का जो एडिटोरियल है कुछ खास दमदार मुझे लगा नहीं, ऐसी फालतू की चीजें दे रखी हैं, बट स्टिल थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो एग्जाम्पल से शुरुआत किया गया है इन्होंने। देखिए, गुजरात के अंदर मोरबी ब्रिज ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें 135 लोगों की डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। और ये काफी पुराना ब्रिज था, अंग्रेजों के जमाने का ब्रिज था। इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था किसी कंपनी को जिसको ब्रिज बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो डेफिनेटली यहाँ पे करप्शन वगैरह तो हुआ ही होगा, है ना। वो कई लोगों को पकड़ा भी गया है, जेल में भी गए हैं। मुझे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये मोरबी ब्रिज ट्रेजेडी हुई, इसके 1 महीने बाद गुजरात में इलेक्शन हुए, ठीक है। तो उम्मीद तो ये की जाती है कि भाई जहां पे इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, जो पावर पॉलिटिकल पावर होती है सेंटर में, या जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है, उसके खिलाफ वोटिंग होती है। बट ऐसा हुआ नहीं। मोरबी में बीजेपी को इवन पहले से ज्यादा वोट मिली जितनी उनको 2017 में मिली थी। तो क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? तो क्या मोरबी ब्रिज ट्रेजेडी की वजह से बीजेपी को ज्यादा वोट मिली है? कुछ लोग ये क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि नहीं, ये सब फालतू के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है। हाँ, जनरली लोग ये सोचते हैं कि एक इवेंट दूसरे इवेंट को लीड करता है। जैसे मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कैंपेन चलाया, जैसे मान लो आपने, ठीक है, आपने कैंपेन चलाया और आप ये कहती है कि मैं आप हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है 15 नए स्कूल बनाऊंगी। आपने, पार्टी ने ये बोला, और फिर आप पार्टी की जीत हो गई। तो एक जनरल सा कंक्लूजन ये निकलता है, क्योंकि इन्होंने ये प्रॉमिस किया था, कैंपेन चलाया था, उसकी वजह से उनको विक्ट्री मिली है।
बट इनका कहना है कि ये थ्योरी सही नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर ये थ्योरी सही होती तो मोरबी पुल की वजह से बीजेपी को वहां पे ज्यादा वोट मिली है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये कुछ कुछ चीजें यहाँ पे बोली हैं। एक एग्जाम्पल इन्होंने और दिया है कि भाई जैसे मान लो आपने सर्वे करवाया और उस सर्वे में मैक्सिमम लोगों ने ये बोला कि हम लोग लोअर टैक्सेस चाहते हैं, टैक्स कम होने चाहिए। तो जो पार्टी लोअर टैक्सेस को अपने मैनिफेस्टो के अंदर प्रमोट करती है तो क्या उसको वोट मिलेंगी? ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा होगा तो सारी पॉलिटिकल पार्टी लोअर टैक्सेस को प्रमोट करने लगेंगी, बट ऐसा तो नहीं होता है। तो इनका कहना है कि कोई ऐसा खास डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, तो ऐसा हमें सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी और इन्होंने कुछ खास चीज यहाँ पे बोली नहीं है। इसका कहना है कि इसका एक डेंजरस कंसिक्वेंस हो सकता है। कैसे? जैसे अब मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो किसी खास रिलीजन की वोट्स को पाने के लिए कुछ खास वादे करती है कि हम लोग यहाँ पे ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ठीक है, और उसको वोट मिल जाती है। इससे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में मैसेज आता है कि यार ये खास तरह की कम्युनल पॉलिसी से ना इनको वोट मिली है तो तुम्हें भी मिल जाएगी, क्योंकि एक्स लीड्स टू वाई, ये हम लोग सोचते हैं, बट ऐसा इलेक्शंस में होता नहीं है। एक्स डज नॉट लीड टू वाई ऑलवेज। तो इससे बचना चाहिए कि भैया अगर हम भी कम्युनल होंगे तो हमें भी वोट मिलेगी। बट आजकल पॉलिटिकल पार्टीज ये टेक्निक यूज कर रही हैं अनफॉर्चुनेटली। तो उन्होंने कहा है भाई थोड़ा इसको बचें, इसके अंदर थोड़ा सा और स्टडी करें क्या है क्या नहीं है, अल्टीमेटली देश की भलाई के लिए काम करें। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें उन्होंने यहाँ पे बोली हुई हैं। कुछ खास मुझे लगा नहीं, बट एनीवेज कर लिया हम लोगों ने जैसा भी आया था। और भी कोई खास एडिटोरियल आज था नहीं, बट ठीक है, हर दिन दिवाली नहीं हो सकती, हर दिन पार्टी नहीं हो सकती। कभी टॉपिक्स अच्छे आते हैं, कभी नहीं आते हैं, पर अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कर लेना। ठीक है, चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।